बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमएसएन टेक्नो वर्ल्ड चैनल के साथ मैं हूँ आपका टीचर एसएम इसरारुल हसन अस्करी। स्टूडेंट, जैसे आपने अभी मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि आज मैं जो चीज़ आपको सिखाऊंगा उसका ताल्लुक पाकिस्तान इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हवाले से है। देन इसमें मैं आपको आज सिखाऊंगा टैक्सेबल सैलरी को किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से उसका स्लैब्स वगैरह निकाला जाता है। तो स्टूडेंट, चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं कर सकते, तो हम फ़ौरन अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट देखें, ये एक्सेल स्क्रीन के ऊपर एक फॉर्मेट मैंने तैयार किया हुआ है। ठीक, इसकी कुछ लोकेशन कुछ इस तरीके से, ये मैं आपको व्यू करके दिखाता हूँ उसका। ये जब प्रिंट प्रीव्यू में जाएगा तो ये सिंपल सा इस तरीके से प्रिंट होकर बाहर आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये सब मैंने किया कैसे और इसमें किस तरह की कैलकुलेशन इस्तेमाल हुई। तो देखिए जनाब, सबसे पहले तो हमारे पास जो टैक्स डिडक्ट होता है सैलरी पर, वो इनकम टैक्स होता है जो अंडर सेक्शन 90A कहलाता है। ठीक, अब इसमें जो हम क्लॉज लगा रहे होते हैं वो आपके पास टैक्सेबल सैलरी के अंदर आ जाता है। ठीक, सारे तौर पर देखें, इसमें यहाँ एक मैंने क्वेश्चन बनाया है। थोड़ा सा क्वेश्चन ये कुछ इस तरीके से कि मिस्टर डॉन एज, उनकी उम्र जो है वो 67 साल है, यानी 67 ईयर्स, हैज डिस्क्लोज द फॉलोइंग इनकम टैक्सेबल सैलरी एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय। वो किसी फर्म में फुल टाइम एम्प्लॉय हैं फ्रॉम एन अप्रूव नॉन प्रॉफिट कंपनी रुपीज़ 6,20,000। यानी नॉन प्रॉफिट कंपनी आप ये समझ लें कि एक छोटा सा इदारा है, लिमिटेड, अनलिमिटेड भी नहीं है और लिमिटेड भी नहीं है, यानी एक प्राइवेट इदारा है जो इनकम सैलरी दे रहा है उन्हें 6,20,000 रुपये। ठीक, देन टैक्सेबल कैपिटल गेन कर रहे हैं वो 2 लाख। कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी फॉर द टैक्स ईयर 2020, यानी 2020 में जो उनकी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो क्या होनी चाहिए। ठीक, उनको कितना मतलब टैक्स उन्हें पे करना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है इसको हम किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी सोर्स ऑफ इनकम निकाल लेंगे। अच्छा, सोर्स ऑफ इनकम निकालने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से इसको बनाना है अपने ऑफिशियल वर्क के लिए, फील्ड में इस्तेमाल करने के लिए। देखिए जनाब, यहाँ पर मैंने कुछ कस्टमर नेम दिए हैं, कस्टमर एड्रेस, कैटेगरी बनाई हुई है, बिल नंबर, बिल डेट, टैक्स ईयर और इनकम टैक्स। और अब मैं यहाँ देखें आपके सामने जो भी चीज़ अप्लाई करूँगा वो, जैसे मिस्टर डॉन मैंने अप्लाई किया तो आपको मैं पेज डाउन करके दिखाता हूँ कि मिस्टर डॉन पे मैं एक एंट्री कर लेता हूँ कि ये मैंने सारा डेटा वैलिडेशन के जरिए बनाया है। ठीक है, मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ मिस्टर इसरार। ठीक है, कस्टमर एड्रेस में कराची डाल देता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ इनवाइस नंबर मैंने डाल दिया, सैलरी टैक्स, प्रॉपर्टीज टैक्स, और इसके बाद एक शो कर लेता हूँ मैं यहाँ पर व्हीकल टैक्स। ठीक है, मैं इसको एंटर कर लेता हूँ व्हीकल टैक्स। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये बनेगा कैसे। व्हीकल टैक्स डाल दिया, टैक्स ईयर 2018 भी कर लेता हूँ मैं इसके अंदर, और यहाँ पे मैं कस्टम टैक्स भी कर लेता हूँ, कस्टम टैक्स। ठीक, और यहाँ एक्साइज एंड टैक्सेशन भी डाल दिया। ठीक है जनाब, तो ये बन गई हमारी ये कंप्लीट डेटा वैलिडेशन। अब ये सब मैं आपको बताऊंगा कि आपने बनानी किस तरीके से फ्रेंड्स। तो अब आप ये देखिए, मैं यहाँ पर आया, मुझे न्यू इनवाइस एक बनानी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ से बिल नंबर चेंज करूँगा। अल्टर डाउन की मैंने प्रेस की, लेकिन मेरे पास बिल नंबर चेंज हो गया। अच्छा, बिल नंबर भी मैं खुद अपने ज़ाती बनाऊँगा ताकि मेरी एक सीरीज़ चलती रहे, कोई आउट ऑफ सीरीज़ उसमें आके एंट्री ना करे। इसी तरीके से मैंने कस्टमर नेम में सिलेक्ट किया कंपनी नेम। तो अब आप ये देखें कि मेरे पास कस्टमर नेम में क्या आ रहा है जनाब, मैं यहाँ से मिस्टर डाउन दिया था और यहाँ मैंने मिस्टर इसरार पुट किया। तो इसका शायद वैलिडेशन में से सही तरह लगा नहीं, तो मैं आपको दोबारा लगा के दिखाऊंगा। और मैं इसकी डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा जनाब। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद ये देखें आप, डेटा में गया, डेटा में डेटा वैलिडेशन में गया और लिस्ट सेलेक्ट की, और यहाँ से मैं अपनी शीट दूंगा। शीट मैंने सेलेक्ट करनी, यहाँ से मेरा नाम है और उसको पूरा ड्रॉप डाउन करने के बाद मैंने इसको ओके किया, और ओके करने के बाद ये मेरी शीट सेलेक्ट होगी। अब आप ये देखें, इसमें जो जो रिकॉर्ड मैंने एंट्री करूँगा वो आता है। इस तरह हम एक और रिकॉर्ड इसमें एंट्री कर लेते हैं। जैसे मैं एंट्री कर लेता हूँ मिस्टर हरीफ। ठीक,
अब ये देखें यहाँ पे एड्रेस भी डालता है शाह फैसल कॉलोनी। ठीक, यहाँ पे मैं इनवाइस नंबर भी डाल देता हूँ एक FR003। ठीक, इस तरह अब बाकी सारी चीज़ें मेरी कंप्लीट है। अब मुझे करना क्या है, अपने टैक्सेबल सैलरी में जो मैंने फॉर्मेट ये बनाया हुआ है, आप भी इसी तरह का फॉर्मेट बना सकते हैं या इससे मुख्तलिफ भी बना सकते हैं। अब आपने देखें डाउन एरो की किया, अल्टर डाउन एरो की, देखें यहाँ पे नाम आ गया 4 रुपये मिस्टर अरीफ की ये है। और यहाँ मैं इनवाइस नंबर ले लेता हूँ FR002। इसी तरह कस्टमर एड्रेस में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जनाब, ये देखें यहाँ कस्टमर एड्रेस आ गया कराची, और यहाँ में सिलेक्ट कर लिया 20/8/2020। अच्छा, आज की डेट का यहाँ एक फार्मूला लगा है, इधर जो फार्मूला लगा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इधर फार्मूला लगा है जनाब इक्वल टू टुडे। ठीक, अच्छा, बेशतर कंपनीज जो है टाइम और डेट भी दिखा रही होती है तो वो यहाँ लगाती हैं इक्वल टू नाउ। ठीक, नाउ के साथ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ठीक, तो ये देखें टाइम और डेट दोनों आ गई, तो इधर आप ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो मुझे जल्दी जल्दी ये काम खत्म करना है तो आप समझ लें। अच्छा, कैटेगरी के अंदर मैंने सेलेक्ट किया है सैलरी टैक्स, तो मैं यहाँ इंटर करता हूँ 7 रुपये में प्रॉपर्टी टैक्स बना देता हूँ, मैं सैलरी टैक्स बना रहा हूँ तो मैं सैलरी टैक्स पे जाके इसको इंटर करूँगा। देन अब यहाँ टैक्स ईयर मैंने सेलेक्ट किया 2019 का बनाना है जनाब, चलो 2019 का बना लेते हैं। इनकम टैक्स है, ठीक, और मैं 2020 में काम कर रहा हूँ, 2019 का बना रहा हूँ, तो ये एरर आएगा तो मैं इसको 2020 पे ही सिलेक्ट कर देता हूँ। इनकम टैक्स है और सेल टैक्स है, देखें आप। तो अब यहाँ ये पूरा टेबल बना कैसे, तो मैं आपको एक छोटा सा यहाँ बना के दिखा देता हूँ। स्टूडेंट, आपने सबसे पहले करना ये जो जो कैटेगरीज आपको चाहिए होंगी उसके लिए आपने एक टेबल बनाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ कस्टमर नेम। ठीक है, मैं स्मॉल सा बना रहा हूँ, शॉर्ट करके आपने पूरा बना देना है। ठीक है, यहाँ कस्टमर नेम मैंने यहाँ से अभी आपको बताया, मैंने लिखा हरीफ इसरार, शॉर्ट में कर रहा हूँ काम में। ठीक है, इसरार, इसी तरीके से मैंने खालिद, ठीक है, 3 नाम लिख लिए। और यहाँ सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरीके से बनाते हैं। किसी एक नई शीट के ऊपर आपने बना लेना है। यहाँ आपने जैसे डिस्ट्रिक्ट ले लिया, ठीक है, ईस्ट, और यहाँ लिया वेस्ट, और यहाँ दिया आपने नॉर्थ, और यहाँ आपने साउथ। अब देखें आपने करना क्या है कि इस मेन्यू को पूरा सिलेक्ट करना है और इस पर कंट्रोल T प्रेस कर देना है आपने। ठीक है, माई टेबल एज हीडर पे आपने लगाना है चेक, हमने सेलेक्ट किया, अल्टर M किया और ओके कर दिया। अब ये देखें जनाब ये टेबल बन गया। इसी तरीके से आपने कंट्रोल T इसको भी सिलेक्ट करके करना है, अल्टर M प्रेस करना है और ओके, अल्टर M। अब मैं चाहता ये हूँ कि ये चीज़ यहाँ मैंने एक फॉर्मेट बना दिया। फॉर्मेट बनाने के बाद मैं यहाँ पर ये चीज़ सिर्फ हेडिंग के तौर पर लिख लेता हूँ, जो चीज़ यहाँ पर है मेरे पास। अब मुझे यहाँ पर मैं चाहता हूँ मेरी ड्रॉप डाउन ऑटोमेटिकली आ जाए, तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा जनाब, मैं जाऊँगा डेटा वैलिडेशन के अंदर। ये देखें डेटा मेन्यू में गया, डेटा कमांड के अंदर जाके डेटा वैलिडेशन में गया और डेटा वैलिडेशन पे जाके ओपन कर दूंगा। एनी वैल्यू अलाउ कीजिएगा, एनी वैल्यू की जगह आप लिस्ट करेंगे, लिस्ट और सोर्स यहाँ पर आप देंगे जिसका आपने ड्रॉप डाउन बनाना है। मुझे कस्टमर नेम का बनाना है तो मैं कस्टमर नेम पर यहाँ ड्रॉप डाउन बनाऊँगा और ड्रॉप डाउन खींचने के बाद मैं इसको ओके कर दूंगा। अब देखें जनाब ये मेरा काम किस तरीके से करेगा, ये देखें, ठीक, ये देखें, ठीक है, काम शुरू कर दिया इसने, गुड हो गया। ठीक, इसी तरीके से मैं अब एक इसकी दूसरी टेक्निक देखें, ये तो मैंने हेडिंग के अंदर बनाई थी, अब आप हेडिंग के बाहर बना के देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट यहाँ शो किया। अच्छा, अब जनाब यहाँ से मेरे को ड्रॉप डाउन बनाना है तो मैं इसको यहाँ पर रखूँगा और डेटा वैलिडेशन में दोबारा जाऊँगा, डेटा वैलिडेशन में गया और यहाँ से एनी वैल्यू की जगह मैंने लिस्ट ओपन की, लेकिन लिस्ट सेलेक्ट की और यहाँ से सोर्स दे दूँगा ये जहाँ से मैं टाइप किया है, टेबल दे दिया, इंटर कर दिया। अब देखें जनाब अब ये हेडिंग के साथ काम करेगा, वेस्ट, नॉर्थ, देखें इस तरीके से आपने ड्रॉप डाउन बनाया। तो अब हम वापस आते हैं अपनी टेम्पलेट की तरफ। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये नोट करना है, ये हिस्सा हो गया। अब मैं आता हूँ अपने कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो आप और करें कि टैक्स, अब यहाँ मैं तरफ आपके लिए फ्री स्पेन लगा लेता हूँ ताकि साथ में क्वेश्चन हमारा रहे और हम उसके मुताबिक देख के अपनी जो टैक्सेबल सैलरी है उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। उसके लिए अल्टर WS
देखें मेरे पास फ्री स्पैन ऑन हो गया, ये देखें अब मेरा क्वेश्चन मूव नहीं करेगा। टैक्सेबल सैलरी एज अ फुल टाइम एम्प्लॉयर कितनी थी जनाब यहाँ पर 6,20,000 रुपये। ये देखें ये 6,20,000 है, ठीक, तो यहाँ 6,20,000 आ गया। और 2 लाख जो है ये इसकी अदर सोर्स इनकम होगी। इतना तो आप अकाउंट के स्टूडेंट को मालूम ही होगा कि अदर सोर्स इनकम होता क्या है। तो आपने सिंपल था इन दोनों को एक जगह किया और यहाँ पर इसको सम लगा दिया। आप इस तरीके से करके भी सम लगाते हैं, इक्वल टू सम, ठीक है, ये देखें, ठीक। यहाँ मैं अगर 6,20,000 लिखूंगा, ठीक, और यहाँ 2 लाख लिखूंगा, ठीक है, 8,20,000 हो गया। अच्छा, एक सम आप इस तरह भी लगा सकते हैं, इक्वल टू सेल को सेल से प्लस कर सकते हैं, ठीक, प्लस टू प्लस, ये भी शॉर्ट तरीका है लेकिन नॉन लॉजिकल वे कहलाता है, यानी इसमें कोई टेक्निक आपकी यूज नहीं, सिर्फ आपने सिंपल है, लेकिन ये आपका कंप्यूटराइज है जिसमें आपने इक्वल टू सम करके फॉर्मूला लगाया। आंसर दोनों से मारेंगे लेकिन ये आंसर कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा। जो इक्वल टू करके मैनुअल लगाया आपने और जो आपने कंप्यूटराइज लगाया वो परेशान नहीं करेगा, उसका सोल्यूशन हो सकता है। देन अब आप आते हैं टैक्सेबल सैलरी के ऊपर। मिसाल के तौर पर आपको यहाँ एक टेबल दिया हुआ है, ठीक, मैं यहाँ पे आपको टेबल पहले समझा देता हूँ। गवर्नमेंट के जो स्लैब्स होते हैं जनाब उसके टेबल कुछ इस तरह से होते हैं कि इफ वेयर द टैक्सेबल इनकम अप टू ₹4 लाख, ठीक, अगर 4 लाख रुपए सैलरी होगी तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन इफ वेयर द टैक्सेबल इनकम अप टू ₹4 लाख और 4 लाख से ऊपर जब सैलरी जाती है तो वो हो गई 5 लाख रुपए, ठीक है। हम 5 लाख का फिगर लेते हैं। 5 लाख के फिगर पे गवर्नमेंट ने जो रेट दिया है वो क्या दिया है कि 5 लाख से 7,50,000, गवर्नमेंट का जो अभी करंट लेटेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 6 लाख। 6 लाख से 7,50,000, ठीक, यानी जिस एम्प्लॉय की इनकम सालाना 6 लाख से 7.5 लाख रुपए, तो उस पर कितना स्लैब होगा और कितना % टैक्स निकलेगा। तो अभी मैं आपको यहाँ पर विदाउट चीज़ बता रहा हूँ जिसमें आपने करना क्या होगा कि देखें जनाब, यहाँ पर सिंपल सी एक बात याद रखिएगा जहन में कि पहले तो आपका जो सैलरी है वो किस स्केल पर आ रही है। एक तो टोटल अमाउंट बन गया आपका ये 8,20,000 रुपये। पहले आप निकालेंगे 8,20,000 रुपये, यानी कंप्लीट फिगर जो आपकी इनकम बन रही, टोटल इनकम तो ये बन रही है ना, लेकिन अगर इस इनकम को अलग अलग करते हैं तो 2 हिस्सों में ड्राइव हो जाएगी। एक हिस्सा निकल जाएगा सैलरी का और दूसरा हिस्सा निकल जाएगा अदर सोर्स का। तो पहले हम टोटल इनकम पे लगाते हैं, टोटल इनकम 8,20,000 रुपये। तो 8,20,000 रुपये पे जनाब चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। 8,20,000 रुपये पे जनाब हुआ ये कि हमने टैक्स ऑन रुपीज, अब हम जरा जाके वापस अपने टेबल को रीड करते हैं। यानी अगर 7.5 से 15 लाख के दरमियान ही आ रहा है, यानी 8,20,000 रुपये आ रहा है, 7.5 से 15 लाख अगर फिगर होगी तो टैक्स शुरू में आप 35,000 रुपये काटेंगे, ठीक है, यानी आपने 7.5 लाख रुपए माइनस कर दिए, 7.5 के बाद टैक्स चार्ज हो जाएगा। 7.5 लाख पे जो स्लैब उसका बना हुआ है वो तकरीबन 2%, यानी 17,500, ठीक। अब ये किस तरीके से, ये देखें, जो स्लैब में फिगर दी हुई है कि 7.5 लाख रुपए पे, यानी 7.5 लाख रुपए, इस पर आपने 2% डिडक्ट कर लिया। अब ये पता कैसे चलेगा कि आया भाई ये 2% है। उन्होंने दे दिया जनाब 17,500 रुपये का स्लैब लग गया 7,50,000 रुपये पे। अब 7,50,000 के बाद जो फिगर बची 8,20,000 रुपये में से वो बचते हैं आपके पास 70,000 रुपये, ठीक है। तो अब 70,000 रुपये जो बचे उस पे, ये देखें, उस पे कहते हैं कि जनाब 10% लगाइए, ठीक। तो अब हमने सिंपल सा करना क्या है कि अपनी एक रफ कैलकुलेशन के लिए इक्वल टू डिवाइड कर दें इसको 7,50,000 से। तो देखें ये आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी 0.023333। तो हमने सिंपल सा इसको क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो हमारे पास एक्चुअल फिगर क्या आ गई 2%।
अब जरा मैं इसको डेसिमल में करता हूँ, तो जब मैंने इसको डेसिमल में किया तो मेरे पास कितना आ गया 2.33%। तो स्टूडेंट अब करना क्या है मुझे, पहली तो फिगर पे मैं 17,500 का डायरेक्ट निकालूंगा, उसके बाद जो मेरी 70,000 की फिगर बची उस पर मैं 7,000 रुपये निकालूंगा। तो जब मैं दोनों को कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ मेरा जो फार्मूला लगेगा वो क्या नहीं लगेगा, इन दोनों का सम जो हो गया वो हो गया 24,500 रुपये। अच्छा, यहाँ तीसरी चीज, इस बंदी की उम्र कितनी थी, इस साहब की उम्र थी 67,000, यानी ये 50 से भी 17 साल ऊपर चले गए। और पाकिस्तान के अंदर जो सीनियर सिटीजनशिप अलाउ होती है वो 60 साल की उम्र में होती है, तो हम 60 से इसको काउंट करते हैं। तो इफ 60 यानी 60 में ग्रेटर देन कर दें तो हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इफ अगर, अब यहाँ देखें मैं एक लॉजिकल टेस्ट यूज करता हूँ, इक्वल टू इफ ब्रैकेट में ये सेल ले लेता हूँ मिसाल के ऊपर वाला, ग्रेटर देन 60 कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, ठीक, विद इन एच इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास अवर एज, यानी मैंने अपनी आसानी के लिए और ब्रैकेट क्लोज। अब मैं एंटर करता हूं, यहां देखे मैंने कोई फिगर नहीं लिखा था इंट में, तो उसने क्या किया अवर एज दिखा दिया। अब मैं क्या करता हूं कि यहाँ एक फिगर ले लेता हूं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिखता हूं बंदे की उम्र जो थी वो 67 थी, अब क्या कहा इसने विद इन एज हो गया, ठीक, और यानी एज से ऊपर चला गया, अवर हो गई इसकी एज, ठीक। तो यहाँ मैं थोड़ी सी अपनी नरेशन को दोबारा चेंज कर देता हूँ, ये देखें, तो ये अब आपको ग्रेटर देन 60, अब देखें अवर एज हो गया। तो मैंने दोनों साइन लगाकर आपको ये टेक्निक बता दी। अब आपने करना क्या है, अवर एज तो लाजमी बात है हमारे पास इसके सीनियर सिटीजनशिप के कितने 7 साल बचे, ठीक। अब यहाँ पर देखें जो 24,500 आया उसको आपने कुछ नहीं करना, यहाँ इक्वल टू का साइन लगाकर आपने इस वैल्यू को इस सेल को सिलेक्ट करना है। देखिए मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, मैंने क्या किया इक्वल टू का साइन लगाया, इस सेल को सिलेक्ट कर लिया। जब सिलेक्ट कर लिया तो अब आपने सेकंड स्टेप में काम क्या करना है, यहाँ प्रेस कर देना F4, ये वैल्यू हो गई आपकी लॉक। अब जब आपने एंटर किया तो 24,500 और सीनियर सिटीजनशिप होती कितनी है 50% होती है, यानी आपकी इनकम की जो भी वर्थ निकली हुई होती है वो 7 साल में निकली है, 10 साल में। सपोज दैट एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट का जो हिसाब किताब होता है सेम एज इट इज सीनियर सिटीजनशिप भी होती है, उसका अलाउंस भी होता है। तो उसको आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जब 2 हिस्सों में डिवाइड किया तो यहाँ पर भी आपका एक फार्मूला लगा, ये देखिए जनाब, ठीक, सिंपल था। अब आप देखें दोनों इसकी फिगर बनेगी 24,500 में से जब आपने 12,250 माइनस किया तो आपके पास कितने बचे 12,250। अब नीचे जो चीज़ लगी है कि सीनियर सिटीजनशिप हमेशा जब बंदा पाकिस्तान में कानून है जब अबर हो जाए बंदा तो उसके ऊपर कोई मजीद टैक्स लागू नहीं किए जाते, ठीक, बल्कि उसको डिडक्टेबल अलाउंस दिया जाता है, यानी उसका जो सीनियर सिटीजनशिप में जो चीज़ बन रही होती है उसमें से भी उसको लेस किया जाता है टैक्सेस को, ताकि कम से कम पर आ जाए। तो यहाँ उसकी जो अमाउंट बनी वो 24,500 बन रही थी, हमारी टैक्सेबल अमाउंट 24,500 में से टैक्सेबल अमाउंट में से हमने सीनियर सिटीजनशिप जो थी 50% वो डिडक्ट कर दी। डिडक्ट करने के बाद हमारे पास जो टोटल उसकी अलाउंस पेमेंट बनी वो बनी 12,250 रुपये। अब करना क्या है कि जनाब लेस फुल टाइम एम्प्लॉयर अलाउंस एज पर वर्किंग आवर्स, आपके जो वर्किंग आवर्स थे उन 7 सालों में वो बन गए टोटल 12,250। अब इस 12,250 को जब आप नेटवर्क पे लेके आते हैं यानी वर्किंग आवर के हिसाब से निकालते हैं तो वो तकरीबन 18 से 20% बनता है, ठीक। अब वो रेट 12,250 का इक्वल टू 2,200 डिवाइडेड बाय 12,250 जो इसकी नेट वर्थ वैल्यू थी वो जब मैंने निकाली तो मेरे पास रेशो बना 0.179591 इसकी मैं परसेंटेज पर कन्वर्ट करता हूँ, देखिए आपके सामने 18% बना। तो 18% पर निकालते हैं लाजमी, इतना ही रेशो होता है, या 20% पे निकालते हैं या 18% पे निकालते हैं उसकी एज के साथ। अगर ये पूरे 70 साल के होते तो पूरे 20 पर निकलता, लेकिन कुछ साल कम थे इसलिए उसमें थोड़ा सा वो डेप्रिसिएशन को भी लेकर आ जाते हैं बीच में, ठीक है। लेकिन जानदार पे कभी डेप्रिसिएशन लगता नहीं है इस हिसाब से, लेकिन ये हमारे पास पाकिस्तान का कानून है, ठीक। यानी ये समझ लेंगे 50 साल वाले को पेंशन जो है वो भी 15,000 मिलेगी
और 70 साल वाले को भी 15,000 मिलेगी, यानी गधा और घोड़ा दोनों बराबर है। ये पाकिस्तान है, ठीक है जनाब। अब हमने करना क्या है नेक्स्ट स्टेप में, ये एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, और जब ये एज पर वर्किंग आवर्स निकले तो 12,250 में थे, ये भी माइनस हुआ तो हमारे पास 10,050 आ गया। अब ये 24,500 थी जनाब, तो इसमें से हमने कौन कौन सी वैल्यूज डिडक्ट कर दी देखिए, नहीं आप एक की हमने 12,250, दूसरी की हमने 2,200, दोनों ये वो अलाउंस है जो एक एम्प्लॉय को मिलते हैं। अब इन दोनों का सम अब अगर कर लें तो इन दोनों का सम बनता है जनाब, ये देखें इक्वल टू प्लस और ये प्लस, ये हो गया 14,450 रुपये माइनस कर दें तो इसका मतलब क्या हुआ 24,500 में से आपने डिडक्ट कर दिया ये वैल्यू, तो आपके पास प्लस 10,050 सही आ रहा है, इसका मतलब हमारा क्रॉस चेक भी हो गया। अब हम चलते हैं वर्किंग ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉयर अलाउंस। देखिए अब आती है बात सैलरी पर। अभी तक तो हमने टोटल इनकम पे निकाली, अब हम सैलरी पे टैक्स निकालेंगे। सैलरी पे टैक्स किस तरह बनेगा, सैलरी इनकम आपकी हो गई 6,20,000 रुपये, गवर्नमेंट कहती है भाई 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, ठीक है 4 लाख का हमने स्लैब उठाया, 4 लाख में कोई टैक्स नहीं था। चलते हैं ज़रा टेबल की तरफ। अब टेबल में देखें 4 लाख पे जो टैक्स दिखा रहे हैं वो 0 दिखा रहे हैं, आज तक कोई टैक्स नहीं है। लेकिन 4 लाख से 6 लाख तक का जो टैक्स दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं 10%। तो अब हम करते क्या हैं ज़रा देखिए और से, 4 लाख पे हमारा टैक्स बन गया 0%, ठीक। इधर फार्मूला परसेंटेज का हमें लगा के रखना है, ठीक है। मेरे पास नहीं है, नील है तो मेरा कोई फार्मूला नहीं लगा हुआ इधर। अच्छा, उसके बाद 4 लाख के ऊपर जो वैल्यू जा रही है वो कितनी जा रही है, यानी 6,20,000 में से आपने 4 लाख माइनस करने हैं। देखें ये मैंने माइनस करे तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई 2,20,000 आ गई। अब इसका 10% आपने डायरेक्ट कितना निकाला 22,000 रुपये, ठीक। अब जो टोटल सैलरी थी उसमें से भी हमें एक सीनियर सिटीजनशिप माइनस करेंगे, तो आप निकालते हैं जनाब। ये देखें मैंने यहाँ पर जो है 22,000 को सीनियर सिटीजनशिप में लेकर इसका 50% निकाला तो मेरे पास 11,000 रुपये बने, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी एक्चुअल सीनियर सिटीजनशिप कितनी थी 22,000 और 24,500, 12,250, ठीक है, और 11,000। तो इसकी जो एक्चुअल सीनियर सिटीजनशिप थी वो तकरीबन 70,000 के करीब बन रही है, ठीक है। यानी 70, यानी मैं इसका मतलब मैंने सही आपका हिसाब निकाल के दिया इस चीज़ पर कि सही है, यानी ये 18 से 19% या 20% पे जाती है, ठीक। अब हमने करना क्या है जनाब, हम देखेंगे ये 2,20,000 का 10% निकाला 22,000 बना, उसका सीनियर सिटीजनशिप 50% पे होता है 11,000 रुपये निकल गए, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ और, फुल टाइम एम्प्लॉयर अलायंस एक मिलता है जिसकी लिमिट होती है 40 to 45%। तो जो टैक्सेबल इनकम है उसका 50% जो आया आपके पास वो 11,000 रुपये आया, उस पर आप जब 40% डिडक्ट करेंगे तो आपकी अमाउंट बनेगी 4,400 रुपये। तो जनाब ये थी एक सिंपल सी टैक्सेबल कैलकुलेशन। अच्छा, ये ज़्यादा अच्छी जब आपको समझ में आएगी जब आप एक कंप्लीट फॉर्मेट इसका तैयार कर लेंगे और उसके बाद इस पर आप मज़ीद गाइडलाइन देंगे, ठीक, और सीखेंगे। तो जब आपको ये प्रैक्टिस में आएगा, अब मैं आपको चंद क्वेश्चन दूंगा, आपने उसी तरीके से उसको सॉल्व करना है इसी